यहाँ पर मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ, आपने मुझे इसकी आउटपुट बतानी है एग्जैक्टली इसकी आउटपुट क्या होगी। फॉर इंट i is equal to 0, i is less than 1000 और i प्लस प्लस। ये कोड जब रन होगा तो इसकी क्या आउटपुट आएगी? थाउजेंड टाइम क्या होगा? बस 1000 टाइम ए प्रिंट होगा, उसके बाद तो इसकी आउटपुट बनेगी 1000 टाइम ए प्रिंट होगा और 1000 टाइम बी प्रिंट होगा। और ये सारे नेक्स्ट लाइन में आएंगे क्योंकि प्रिंट एल एन है। लेकिन यहाँ पे हमने एक और कंसेप्ट समझना है, थ्रेडिंग का। ये तो एक सीक्वेंस में चल रहा है ना, तो एग्जाम्पल मैंने इसीलिए आपको दिया ताकि जरा अच्छे से समझ आ जाए थ्रेडिंग क्या होती है। आपने नाम ये सुना होगा, आपको खुद कोई आइडिया है कि थ्रेडिंग क्या होती है? मल्टी थ्रेडिंग जिसको कहते हैं। जब पैरेलल में कोड एग्जीक्यूशन हो रही होती है तो उसे मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं, यानी दो डिफरेंट पीस ऑफ कोड है वो पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। ये मे भी ये वैसे आउटपुट जो है इस पे पूरी ना आए क्योंकि कंसोल की लिमिट होती है, तो ये शायद पूरी ना आए, कई दफा आ भी जाती है, लेकिन हर एक सिस्टम के लिहाज से, आईडी के लिहाज से लिमिट होती है। तो लेकिन हमारी आउटपुट आ गई है पूरी पूरी। ये ए पहले प्रिंट हुए हैं और उसके बाद बी प्रिंट हुए हैं, ठीक है। अब ये जो एक सीक्वेंस में था ये हो गया, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में ये होता है कि आपका जो भी आप पीस ऑफ कोड लिखते हो वो पैरेलल में एग्जीक्यूट होता है और वो ब्लॉक नहीं होता। ब्लॉक होने से क्या मुराद है? इन दो लूप्स के बाद मैं लिख देता हूं अब क्या आउटपुट होगी? 1000 टाइम ए, 1000 टाइम बी और उसके बाद एंड पे आएगा फिनिश। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो आपको ये आउटपुट मिल जाएगी। लेकिन अब इसी चीज को हम करते हैं मल्टी थ्रेडिंग के साथ। मल्टी थ्रेडिंग में तरीकाकार क्या है? थ्रेड की क्लास है जावा के अंदर जो यूज होती है मल्टी थ्रेडिंग के लिए, ठीक है। उसका आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, थ्रेड थ्रेड 1 या जो भी आप नाम रखना चाहें, न्यू थ्रेड, ठीक है। और लास्ट पे आपने रखना होता है डॉट स्टार्ट, तो इससे एक थ्रेड स्टार्ट हो जाता है। थ्रेड की खासियत ये होती है ये मेन लूप को ब्लॉक नहीं करता, ये मेन एग्जीक्यूशन को ब्लॉक नहीं करता, ये अलग से एग्जीक्यूट होता है पैरेलल में, मेन एग्जीक्यूशन चलती रहती है। अभी आपने देखा कि जब तक ये लूप नहीं खत्म हुआ अगले लूप की बारी नहीं आई, जब तक अगला लूप यानी दोनों लूप नहीं खत्म हुए तो फिनिश की बारी नहीं आई, फिनिश लास्ट पे हुआ। लेकिन थ्रेड से आप देखेंगे कि ऐसा बिहेवियर नहीं होगा। ये थ्रेड, अच्छा इसको बताना कैसे है एग्जीक्यूशन के लिए कि क्या चीज एग्जीक्यूट करनी है? हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया और उसका एक मेथड कॉल किया स्टार्ट का, जिससे एक थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें जो करवाना है, जो पीस ऑफ कोड आपको रन करवाना है, उसकी भी कोई ब्लॉक होगा ना जिसमें आप वो लिखोगे, उसके लिए आप इसी को दे देते हो एज अ कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटर पास करते हो न्यू रनेबल, ठीक है। इसका इसी तरह से सिंटैक्स है। अभी आप इसको देख लो, जब हम इंटरफेसेस को देखेंगे तो ये असल में ये कॉल बैक्स कहते हैं इसको, ये कॉल बैक है, ये कॉल बैक सिंटैक्स है। लेकिन अभी आप देख लो ये इसी तरह से होगा। आप सिंपली अगर ये आईडी को यूज करो जो सजेस्ट करता है, न्यू लिख के कंट्रोल स्पेस करोगे ना तो ये रनेबल की ऑप्शन आ जाएगी, न्यू स्पेस और उसके बाद कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, आपने उसमें से रनेबल सेलेक्ट करना है, बाकी कोड ये खुद ही लिख देगा। अब इस बॉडी के अंदर आपने अपना कोड लिखना है,
इस बॉडी से बाहर नहीं होगा। इन चीजों का आप लोग ख्याल रखा करो। ये इसी बॉडी के अंदर आएगा। बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे बंद हो रही है, किसी और ब्रैकेट के अंदर नहीं इसको लिख देना। यहां पर जो भी आप कोड लिखोगे, जब आप थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट कॉल करोगे तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये कोड मैं यहां पे लिख देता हूं। फर्स्ट थ्रेड में हमने ये कोड रख दिया। ठीक है, या आप कह लें लूप वाला सारा कोड ही हम इसके अंदर रख देते हैं। दोनों लूप का जो काम है वो, सॉरी ये बॉडी के अंदर आ गया, बॉडी के बाहर इसको रखना था। ठीक है, वो फार की बॉडी के अंदर आ गया था, तो दोनों को मैंने रख दिया और ये रन की बॉडी के अंदर है, तो ये अलग मैंने कर दिया। और सिर्फ यहां पर अब मेन में क्या रह गया, थ्रेड और फिनिश। अगर मैं थ्रेड को स्टार्ट नहीं करता, वो मैंने कोड वहां पर लिखा हुआ है, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास आउटपुट ज़ाहिर है, थ्रेड को स्टार्ट नहीं किया तो थ्रेड नहीं चलेगा। हालांकि आपने सारा कोड लिखा है, इस चीज को याद रखना, आपने सारा कोड लिखा है, अगर आपने थ्रेड को स्टार्ट नहीं किया तो वो एग्जीक्यूट ज़ाहिर नहीं होगा और वो उसकी कुछ भी आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ फिनिश आ गया, हालांकि कोड सारा लिखा हुआ है। अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूं तो अब ये थ्रेड को स्टार्ट करेगा। थ्रेड मैंने पहले स्टार्ट किया, उसके बाद फिनिश कॉल किया। अब इसके आउटपुट देखें क्या होगा। एंड पे फिनिश, एंड पे नहीं आया, स्टार्ट पे आया, क्योंकि थ्रेड अलग से रन होता है। थ्रेड जब चलता है वो ब्लॉक नहीं करता मेन एग्जीक्यूशन को, यहां से वो फौरी इधर आ गया स्टार्ट करने के बाद, और थ्रेड अलग से चलना शुरू हो गया। लेकिन थ्रेड वाली आप आउटपुट देखोगे तो उसी तरह ए सारे पहले आ जाएंगे और उसके बाद बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका यही कंसेप्ट है कि ये पैरेलल में एग्जीक्यूशन करता है और आपका जो मेन लूप होता है या मेन ब्लॉक होता है वो, सॉरी मेन आपका जो कोड होता है, मेन फंक्शन जो है वो ब्लॉक नहीं होता, वो एग्जीक्यूशन जारी रखता है। और ये थ्रेड भी अपनी एग्जीक्यूशन जारी रखते हैं अलग से। अब ये पार्ट तो हमने किया एक थ्रेड के अंदर। अगर आप मल्टीपल थ्रेड चला देते हो, लाइक ये लूप के लिए आप अलग थ्रेड रख देते हो, ए के लिए अलग और बी के लिए अलग, थ्रेड 2 इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसमें हमने रनेबल देना है, एंड पे सेमीकोलन आएगा। ये चीजें आप पहले कर लो फिर उसके बाद अगला करो, नहीं तो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। न्यू रनेबल, और जो आपने कोड एग्जीक्यूट करवाना है रनेबल के अंदर, थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट, थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट। 2 को मैंने पहले स्टार्ट किया, 1 को बाद में स्टार्ट किया। अब इसके आउटपुट देते हैं। अब किया ये है कि दो अलग अलग थ्रेड कर दिए हैं लूप के लिए, ए के लिए एक थ्रेड है और बी के लिए दूसरा थ्रेड है, और एंड पे उसी तरह से फिनिश कॉल किया हुआ। तो अब आपको मिक्स आउटपुट नजर आएगी। फिनिश उसी तरह से ऊपर ही है, बी वाला क्योंकि 2 पहले स्टार्ट किया था तो बी वाला पहले आना शुरू हो गया, लेकिन उसके साथ ही ए भी आ रहा है। ठीक है, ये बी ए फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, क्योंकि ये पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये डिपेंडेंट नहीं है। तो जिसको बारी मिलती है, जिस थ्रेड को भी प्रोसेसिंग मिलती है, वो अपना प्रोसेस करना शुरू करता है। तो इसके एक फायदा तो ये है कि आप मल्टीपल थ्रेडिंग में जब ये होता है तो आपका मेन जो लूप है वो ब्लॉक नहीं होता, मेन जो आपका कोड है वो ब्लॉक नहीं होता। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि इन दोनों में कोई, समझ लें कि सिंक्रोनाइजेशन भी नहीं रहती। अगर ये पैरेलल में चल रहे हैं तो ये आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होते। जिसको जब भी टाइम मिलता है प्रोसेसिंग का, वो प्रोसेस करके जो भी आउटपुट देनी है वो आउटपुट दे देता है। अभी तो हम सिर्फ प्रिंट ही करवा रहे हैं ना। तो जब बिल्कुल जो कोड इंडिपेंडेंट होता है तब आप मल्टी थ्रेडिंग यूज करते हो। डिपेंडेंट कोड्स में आप मल्टी थ्रेडिंग नहीं कर सकते, या तो आपको वो सारा कोड ही जो डिपेंडेंट है एक ही थ्रेड में रखना होगा। अगर वो अगर डिपेंडेंट नहीं है तो फिर आप अलग अलग कर सकते हो। ठीक है,
अब लाइक ऐसा कौन से सिनेरियोज हैं जिनमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कोड्स का मसला होता है? आपको कोई फाइल रीड करनी है, ठीक है, तो उसमें आप बिलफर्ज एक फाइल में 1000 लाइंस है उस फाइल के अंदर, तो आप एक ही थ्रेड में करोगे तो जब तक वो पूरी फाइल रीड नहीं हो जाएगी वो तब तक तो वो ब्लॉक रहता है, तो आप उसको एक थ्रेड में कर देते हो। उसको मजीद बेहतर करने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हो, उस फाइल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हो। उससे ये होगा कि आप एक थ्रेड में एक हिस्सा रीड कर लोगे, दूसरे थ्रेड में दूसरा हिस्सा रीड कर लोगे और बाद में उसको आप कंबाइन कर सकते हो। तो ये इंडिपेंडेंट है ना, आधी फाइल एक थ्रेड ने रीड कर ली, आधी दूसरे ने रीड कर ली, तो वो जिस भी हिसाब से कर ले, कभी पहला कर रहा है कभी दूसरा कर रहा है, लेकिन जब वो सारा दोनों अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे तो आप सिंपली उसको कंबाइन कर लोगे तो वो पूरी फाइल आपको मिल जाएगी। तो इस तरह आप इंडिपेंडेंट चीजें कर सकते हो, लेकिन ऐसी कैलकुलेशंस मेनली जो डिपेंडेंट हो, लाइक एक कैलकुलेट होगी तो दूसरी कैलकुलेट होगी। जैसे आपने अभी जो एग्जांपल की है ऑर्डर आइटम की, जब तक ऑर्डर आइटम के सब टोटल नहीं कैलकुलेट होते, अगर हम इसी तरह उसको देखते हैं तो आप ऑर्डर का टोटल नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप एक थ्रेड चला दें जिसमें ऑर्डर का टोटल कैलकुलेट हो रहा है और एक थ्रेड चला दें जिसमें ऑर्डर आइटम्स का सब टोटल कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, वो अलग चल जाएगा तो कैलकुलेशन नहीं हो सकेगी, गलत हो जाएगी कैलकुलेशन। तो इस तरह की जो डिपेंडेंट चीजें होती हैं उसमें आप मल्टीपल थ्रेड्स में सेम काम नहीं कर सकते, वो सिंक्रोनाइज नहीं रहते हैं। लेकिन जो पैरेलल में हो सकते हैं, अनसिंक्रोनाइज्ड है, आप अलग अलग कर सकते हैं, तो वो होता है। और ये चीजें आपने देखी भी हुई हैं, आपने आईडीएम यूज किया होगा, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, उसमें आपने देखा होगा अक्सर वो छोटे छोटे ब्लू लाइंस शो करवाता है, ठीक है, और एट द एंड अगर आप देखो ना, जब वो पूरी कर लेता है तो वो ऊपर आ रहा होता है कि जी ये मर्ज किया जा रहा है वन फाइल के अंदर, तो वो छोटी छोटी जो लाइंस होती हैं वो पार्ट्स होते हैं उस फाइल के, वो डिफरेंट लोकेशन से उनको डाउनलोड कर रहा होता है, तो वो मल्टी थ्रेडिंग में कर रहा होता है, मल्टीपल वो थ्रेड ऑन करता है। आप कभी उसके प्रोसेसिंग में जाके देखो, वहां वो शो भी करवाएगा टास्क मैनेजर के अंदर, मल्टीपल थ्रेड ऑन करता है और हर थ्रेड कुछ पार्ट फाइल का डाउनलोड कर रहा होता है, इससे उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू सिंगल थ्रेड। तो जब वो पैरेलल में डाउनलोड कर रहे होते हैं, जब सारे डाउनलोड हो जाते हैं तो वो उसको मर्ज कर लेता है सब पार्ट्स को। दो थ्रेड्स को कंबाइन नहीं करेंगे, जब एक थ्रेड अपना काम पूरा कर लेता है तो वो आपको पता चल जाएगा उसका, आप चेक कर सकते हो कि इसका काम पूरा हुआ है कि नहीं। जब सबका काम पूरा हो जाता है तो वो डाटा कहीं तो रखेंगे ना, डाटा निकाल के कहीं पर किसी वेरिएबल में तो वो रख देंगे, उन वेरिएबल्स को उठा के आप कंबाइन करोगे। कोड तो ज़ाहिर अलग लिखना ही पड़ता है, वो तो सारा आपने ही लिखना है, वो खुद से तो इन्होंने कुछ नहीं करना है। ये तो सिर्फ एक थ्रेड की क्लास है जो क्या करती है, मेन लूप से बाहर निकल के अलग थ्रेड के अंदर रन होती है, बस इतना फर्क है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये आपको कंसेप्ट की जरूरत होगी, क्लास चेंज हो जाएगी, मतलब इसी क्लास को आगे एक्सटेंड करके एंड्रॉयड ने यूज किया है। एंड्रॉयड रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप नेटवर्क कॉल जो है वो मेन थ्रेड में नहीं कर सकते, यानी आप इंटरनेट से डाटा मेन थ्रेड में नहीं मंगवा सकते, आपको अलग थ्रेड चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट से डाटा मेन थ्रेड में मंगवाएंगे तो मेन थ्रेड हो जाएगा ब्लॉक, अगर ब्लॉक हो जाएगा तो यूजर की इनपुट नहीं मिल सकती, वो आपकी पूरी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है अगर मेन थ्रेड ब्लॉक हो जाए। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि आप इसको अलग थ्रेड में चलाओ, तो वहां पर आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने पिछली बात ना सुनी कि अगर इंटरनेट कॉल आप मेन थ्रेड में कर दो तो वो मेन थ्रेड को ब्लॉक कर देती है, तो इसलिए आपको वो अलग थ्रेड में करनी होती है, यही मैं बता रहा था। तो वहां पर आपको इन चीजों की जरूरत है, एग्जैक्टली ये क्लास नहीं यूज होगी लेकिन कंसेप्ट यही होगा। इस पे कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट इसमें हमने STL की एक और लाइब्रेरी देखनी है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज में से। एक कलेक्शन आप देख चुके हैं, लिस्ट। लिस्ट क्या करती है, जो टाइप आप बताते हो उस टाइप का डाटा अपने पास वो रख सकती है, आप ऐड मेथड कॉल करके उसमें वो डाटा रख सकते हो। लिस्ट यहाँ पर आप जेनेरिक बताते हो, कोई भी आप ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर रखना चाहो तो आप यहाँ पर रख सकते हो, लाइक प्रोडक्ट है, ऑर्डर है, जो भी आप उसमें रखना चाहो, हमारे पास है ऑर्डर का।
और इसका आप कोई नाम रखोगे, ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर्स, आमतौर पर प्लूरल में रख लेते हैं, ऑर्डर्स भी रख लेते हैं, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, तो इस तरह आप लिस्ट बना के इसमें ऐड कर लेते हो बाद में, ऑर्डर डॉट ऐड, तो यहाँ पर आपको एक ऑर्डर का ऑब्जेक्ट देना होगा और उसके जो भी पैरामीटर हैं, जो भी उसको रिक्वायर है, लाइक कस्टमर नेम रिक्वायर है, तो वो आपको यहाँ पर देना है। तो इस तरह आप लिस्ट के साथ काम करते हो। अगर आपको की वैल्यू पेयर चाहिए हो तो उसके लिए आप मैप यूज करते हो। की वैल्यू पेयर लाइक की आप कुछ भी हो सकती है, की मतलब इसका पर्सन का नेम है, प्रोडक्ट का नेम है, क्वांटिटी है, ये सारी कीज हैं। जैसे आपके वेरिएबल्स होते हैं ना, वो कीज होती हैं आपकी, इस अगर कलेक्शन की बात करें, और जो उनकी वैल्यू होती है वो इस की सिंपली वैल्यू होती है। तो आप इस तरह जब आपको की वैल्यू पेयर्स बनाने हो कि किसी एक की पे आपको कोई वैल्यू चाहिए, तो आप मैप यूज करते हो। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, उससे बेहतर समझ आ जाएगी। मैप का सिंटैक्स क्या है, मैप, और इसमें भी उसी तरह से जेनेरिक आपको बताना पड़ता है कि किस टाइप का ये मैप है। की भी टाइप आपको बतानी है, वैल्यू की भी टाइप आपको बतानी है। की अब आपकी स्ट्रिंग हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, लाइक मैं रख देता हूँ स्ट्रिंग, और वैल्यू भी, वैल्यू इंट रख देते हैं। अब आप इसमें इंट नहीं लिख सकते, ठीक है, आप इसमें इंटीजर लिखोगे, क्योंकि जेनेरिक में हमेशा क्लास दी जाती है और जावा के अंदर हर प्रिमिटिव के लिए क्लासेस मौजूद है। इंट, डबल, फ्लोट, इनके लिए मेरे ख्याल से फ्लोट की नहीं है, डबल है, इंट है, बूलियन है। तो आप यहाँ पर इंट नहीं दे सकते, इंट प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव जेनेरिक्स में अलाउ नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे इंटीजर, ये काम उसी तरह से ही करेगा, लेकिन आप यहाँ पर इंटीजर लिखोगे। ठीक है, ये क्लास इंपोर्ट नहीं हुई तो ये एरर दे रहा है, और यहाँ पर ऊपर आप देखो बिलू में वो दिखा भी रहा है कि आर्ट एंटर प्रेस करें। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है बिलू के अंदर कि आर्ट एंटर प्रेस करें। तो यहाँ पर मैं आर्ट एंटर करूंगा, ये मैप के ऊपर रख के, जिसपे रेड है, जिसपे वो एरर दे रहा है, तो ये उसको इंपोर्ट कर लेगा। इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, वो जैसे एरे लिस्ट से होता है, ये हैश मैप से होगा। और यहाँ पर आप कोई उसका नाम रख दो, फिलहाल मैप ही फिलहाल रख दिया, आप कोई भी नाम रख सकते हो, माई मैप रख लो। ठीक है जी, तो ये सिंटैक्स है, ये कोई फिक्स नहीं है, आपको जिस टाइप को, आप इंटीजर इंटीजर भी रख सकते हो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी रख सकते हो, स्ट्रिंग बूलियन रख सकते हो, लेकिन जो आप रख दोगे फिर वैल्यू भी ज़ाहिर है उसमें वही ऐड कर सकते हो, फिर आप कुछ डिफरेंट तो ऐड नहीं कर सकोगे। माई मैप डॉट पुट, इसमें पुट का मेथड है। ठीक है, वो आपको सजेस्ट भी यही कर रहा है, पुट में की जो है वो स्ट्रिंग होगी और वैल्यू जो है वो इंटीजर होगी। ज़ाहिर है जो जेनेरिक आपने रखा है ये वही हो सकता है। तो पुट ठीक है, वो एम्प्टी स्ट्रिंग भी स्ट्रिंग ही होती है। तो यहाँ पर मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दिया और वैल्यू दी है। यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, एज लाइक आपने की रख दी है कि एज इसकी की है। इसी तरह आप कुछ और अगर रखना चाहो, क्वांटिटी है, ठीक है, ऐसे आप कुछ भी रख सकते हो। आप स्ट्रिंग में आप अपनी की डिफाइन कर सकते हो और वैल्यू आपकी एक इंटीजर होगी। ठीक है जी, अब ऐसे, अब इसका फायदा क्या है कि लिस्ट में तो आप एक तरह के पास ऑब्जेक्ट है ना, आप अगर उसको स्ट्रिंग की बना दे तो सिर्फ स्ट्रिंग रख सकते थे, उसमें अब आइडेंटिफिकेशन नहीं थी है। अगर आपने वो इंटीजर की बनाते बिल्कुल लिस्ट, और इंटीजर में आपने इसी तरह रखना था 12 और 139 139, तो आपको क्या पता कहाँ पे क्या पड़ा है, आपने रख तो दिया, आप बाद में और चीजें भी उसमें रख देते हो, तो उससे फिर आपको इंडेक्सिंग करनी थी, या तो फिक्स करना था कि जीरो इंडेक्स में हमेशा एज मिलेगी, तो वो कोई अच्छा तरीका नहीं है। अब यहां पर आपके पास की मौजूद है, आप उस की से वो वैल्यू गेट कर सकते हो। लाइक मुझे क्वांटिटी गेट करनी है इससे, तो और प्रिंट करवानी है सिंपली, तो मैं लिखूंगा माई मैप डॉट गेट, और यहां पर मैं उसकी की दे दूंगा। की स्ट्रिंग टाइप की थी तो आपको स्ट्रिंग ही यहां पर देनी है। ठीक है जी, 139 आ गया।
क्योंकि हमने क्वांटिटी के अगेंस्ट 139 ही सेव किया था मैप के अंदर। और अगर आप कोई गलत की दे देते हो, यानी वो एग्जिस्ट नहीं करती मैप में, लेकिन आपने वहां पर दे दी, तो ये ज़ाहिर है उसको तो वो मिलेगा नहीं उसके अंदर, जो भी वो डाटा आपने जो सॉरी की आपने दी है उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं उसको मिलेगी, तो ये नल दे देगा जब इसको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो वो की ज़ाहिर है जो आपने डाटा रखा है वही आपको वापस मिल सकता है। एक और मेथड है लाइक वो चेक करने के लिए, कंटेन्स की, ये की इसके अंदर है या नहीं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्वांटिटी, तो क्वांटिटी इसके अंदर है, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। कंटेन्स की जो है ये ट्रू फॉल्स आपको बताता है कि जो आप की इससे मांग रहे हो, की के अगेंस्ट वैल्यू मांग रहे हो, ये की एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। तो आप इससे चेक कर सकते हो अगर आपको की का पता करना हो तो। इसने ट्रू दे दिया क्योंकि क्वांटिटी उसके अंदर है। अगर मैं इस तरह लिख दूं तो ये तो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके अगेंस्ट वो फॉल्स दे देगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करती इसके अंदर। ठीक है जी, फॉल्स आ गया तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि उस मैप के अंदर ये की एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और आप वो की दे के उससे डाटा भी गेट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट कि आपने ये पूरा मैप ही प्रिंट करवाना हो, जो कुछ भी इस मैप के अंदर है वो सारा प्रिंट करवाना। अच्छा, इससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं। अभी हमने क्वांटिटी यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ, लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए, मैंने सेम की दोबारा दे के और वैल्यू उसको डिफरेंट दे दी है, तो इस केस में क्या होगा? नहीं, ये ओवरराइड कर देता है, की यूनिक रहेगी। दो वैल्यू अगर आप कर दोगे तो क्वांटिटी जब आप उससे गेट करोगे, QTY दे के की दे के गेट करोगे, तो वो कौन सी वैल्यू देगा? नहीं, ये एरर नहीं देता। इसकी यही खासियत है कि ये ओवरराइड कर देता है। आप सेम की से दोबारा वैल्यू दोगे तो वो ओवरराइड हो जाएगी। 139 और जो है वो 89 थी, बाद में जो दी है तो वो 89 ही आएगी। मैं समझा नहीं, प्रिंट लगाएंगे वो ओवरराइड होगी ना। ओवरराइड होने का मतलब ही ये होता है कि पुरानी खत्म हो जाएगी, जो नई वैल्यू दी है आपने वो आ जाएगी। तो वो तो आप इफ में लगाओगे ना, कंटेन की बूलियन देता है, तो आप इफ से चेक करोगे ना कि ये की इसके अंदर है भी है या नहीं, अगर आपने कोई भी चेक लगाना हो। अदरवाइज तो ये नल दे देगा, अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये नल दे देगा। तो आप वो अपनी लॉजिक के लिए लगा सकते हो, क्योंकि अगर नल दिया उसने तो वो वैल्यू आपके काम की तो नहीं है। कोई वैलिडेशन आपने करनी है, कुछ भी करना, तो वो तो फिर आपके काम का नहीं है। तो उस केस में तो आप इफ में चेक करते हो उसको। कंटेन्स की जो है इफ में यूज होती है। खैर, उसने ट्रू फॉल्स देना है, आप की जो भी लॉजिक है आप वो कर सकते हो। आप लूप भी तो चला सकते हो उसमें कि वो है या नहीं है। ये तो आपकी लॉजिक होती है। मैंने आपको एक मेथड बताया है कि अगर आपने चेक करना हो कि ये की एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो वो एक मेथड है, और प्रिंट करवा के आपको दिखा दिया कि ये रिजल्ट आता है। अब ये कोई फिक्स तो नहीं है आपने हमेशा प्रिंट करवाना उसके साथ। अब अगर आपको ये सारा मैप मतलब वो करना है, आउटपुट करवाना है, जैसे हमने वो किया था एडवांस फॉर लूप के साथ लिस्ट पूरी प्रिंट करवाई थी, अगर आपको ये सारा मैप प्रिंट करवाना है तो आप उसी तरह एडवांस लूप को यूज करेंगे। अब वैल्यूज आपके पास क्या है? इंटीजर की है, और आपके पास कीज क्या है? स्ट्रिंग की है, और आप की के बगैर मैप से वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो मेनली आपका लूप फिर किस पे लगेगा? स्ट्रिंग के ऊपर। पहले आप कीज निकालोगे, फिर एक एक करके उसमें से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो कीज आपकी स्ट्रिंग टाइप की हैं। एडवांस लूप के अंदर जो है वो आपको स्ट्रिंग देना पड़ता है, जो पहले आपने वेरिएबल बताना होता है। स्ट्रिंग आगे आप नाम कुछ भी रख सकते हो, मैप की कॉलन, और आगे आप दोगे माई मैप डॉट की सेट।
ठीक है, की सेट जो है वो जितनी भी इसके पास कीज पड़ी हुई है ना वो रिटर्न करता है, और इसको यही चाहिए एडवांस में आपको कि कोई लिस्ट या कलेक्शन इसको मिलनी चाहिए। जब इसको यहाँ पर ये कलेक्शन मिल जाती है तो उसमें से वो एक एक निकाल के इसमें रख देगा, और इसका की सेट होगा स्ट्रिंग टाइप का, तो यहाँ पर स्ट्रिंग आ जाएगी। अब आप इसको अगर प्रिंट करवाओ, यहाँ पर मैप की लिख दो, क्वांटिटी और एज, यही दो हमने रखी थी, वो आ गई है। और अगर आपने वैल्यू भी इसके साथ प्रिंट करवानी हो तो आप यहां पे ही उसको कर सकते हो, कंकैटिनेट करें, स्पेस दे दें दरमियान में, कोई कॉलन लगा लें, वो आपकी मर्जी है क्या लगाना है। और आप क्या करोगे, मैप माई मैप डॉट गेट, और ये की उसको दे दोगे, मैप की। ठीक है, इसको क्योंकि एक स्ट्रिंग की ही चाहिए जिसके अगेंस्ट आपको ये वैल्यू निकाल के देगा। आप खाली वैल्यू करना चाहें तो ये पार्ट आप नहीं लिखोगे, खाली वैल्यूज ही सिर्फ प्रिंट करवानी हो, सिर्फ कीज प्रिंट करवानी हो तो फिर ये वाला पार्ट नहीं आपको चाहिए, दोनों प्रिंट करवानी है तो ये है एक तरीकाकार, जब आपने पूरे मैप को ट्रैवर्स करना है, सारी कीज भी आपको मिल जाएंगी, उन की के अगेंस्ट आप वैल्यूज भी निकाल सकते हो। क्या ये वही लाइन है जो ये लिखी हुई है, ये वही लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, उसमें मुझे पता था, मैंने डायरेक्ट की दे दी है। यहाँ पर कीज मुझे इसमें मिल रही है लूप में एक एक करके, जो सी की ये मिल रही है वो यहाँ पर दे दी है, जिसे वो मैप से उसकी वैल्यू गेट कर लेता है। तो अब जो भी हमने सेव किया हुआ था वो यहाँ पर आ जाएगा। क्वांटिटी 89 ज़रा ओवर ऐड हो गई थी जो हमने जब डबल ऐड की है, और एज जो है वो 12 थी तो 12 आ गई है। इसमें तरतीब का कोई नहीं होता कि जो पहले ऐड किया वो बाहर निकलेगी, इसमें तरतीब का कोई सीन नहीं, जो भी आप की दोगे वो वैल्यू निकल आएगी। जी ये की सेट एक, हाँ ये यही रखोगे आप, ये फिक्स है, यही रखोगे, ये आपको जो इसके अंदर कीज जितनी भी पड़ी होती है ना उसकी कलेक्शन दे देता है। जी इतना पार्ट सिर्फ वैल्यू प्रिंट करता है, ये यही लाइन है, जो इंटीजर वैल्यू है वो ये प्रिंट करता है, और की तो इसमें मिल रही है आपको, वो जब लूप कर रहे हो जो उसका नाम आपने रखा है तो वो ऊपर आप इसमें ऐड करोगे यहाँ पर, ये तो लिखा गया, अब जो मर्जी आप इसमें ऐड करते रहो। स्ट्रिंग भी की बनानी है, ये नहीं, ये की वैल्यू 2 ही लेता है बस, मल्टीपल नहीं आप कर सकते हो। जब आपने ये फिक्स कर दिया आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते, मैं यहाँ पे इंटीजर नहीं दे सकता, वो 2 ही रहेंगे, और फिक्स 2 रहेंगे, एक भी नहीं हो सकता। की वैल्यू है ना, तो पेयर है तो पेयर ही आपने बताना है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट आएगा मेनली, कोई भी क्लास यहाँ पर आएगी, स्ट्रिंग भी क्लास है, इंटीजर भी क्लास है, तो यहाँ पर मेनली कोई क्लास आएगी। ठीक है, तो आप जितने ऐड करते जाएंगे वो आपको ये प्रिंट कर, ये जो लूप है ये आपको प्रिंट कर देगा उसका, इस लूप से। ठीक है, ये क्लियर हो गया मैप के हवाले से। आपने वैल्यू गेट करनी है तो मैप का जो भी आप नाम रखोगे, माई मैप रखा है जो भी रखा है, उससे गेट मेथड कॉल करोगे, उसको की बता दोगे, अगर तो एग्जिस्ट करती होगी तो वैल्यू दे देगा, नहीं तो नल दे देगा। और अगर आपको सारे ही देखने हैं तो आप की सेट के थ्रू सारी कीज गेट कर सकते हो, सारी कीज गेट करके जब उस पर लूप लगेगा तो एक एक करके आपको कीज भी मिल जाएंगी, वही की गेट मेथड को दोगे तो उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? इसके सिंटैक्स की फिर आप प्रैक्टिस कर लो,
आप स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ करोगे, मैंने स्ट्रिंग इंटीजर किया, आप स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ करोगे। जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर इंटीजर भी दे सकते हो, मैंने शुरू में बताया आपको, यहाँ आप इंटीजर भी दे सकते हो, यहाँ पर स्ट्रिंग दे सकते हो, लेकिन देना सिर्फ कोई क्लास है। आप पर्सन यहाँ पे दे सकते हो, हमारी आर्डर की क्लास है, आप आर्डर यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। फिर जाहिर है यहाँ भी आपको आर्डर के ऑब्जेक्ट देने होंगे, आप कोई भी क्लास का नेम यहाँ पर दे सकते हो। जरा गौर से सुना करो जब बता रहा होता हूँ। यहाँ पर वहां देख के बताओ ना, यहाँ पर इंटीजर कह रही हो, हाँ जी इंटीजर आएगा, जो की टाइप होगी वही यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसने आपको की सेट निकाल के देना है, जो भी उसकी टाइप होगी वो यहाँ पे आएगी। और कोई क्वेश्चन? ये 89 आ रहा है इसकी वजह से, ठीक है, ये जो किया, और उसके बाद ये वाली जो है ना, ये आ रही है असल आउटपुट फॉर लूप की। हाँ जी, आपने जब इस तरह किया ना तो वो पिछली वैल्यू तो डिस्कार्ड होगी ना, ये सारा कुछ करने के बाद ही आप प्रिंट करवा रहे हो ना, याद हो ना, आपने प्रिंट पहले करवाया बाद में वैल्यू चेंज की, तो फिर तो नहीं है, इस तरह से करेगा। लाइक आप ये उठा के फॉर लूप के बाद ले जाओ, तो फिर तो ये काम तो बाद में हुआ ना, प्रिंट पहले हो गया, तो अब जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 139 ही प्रिंट होगी, और उसके बाद वो वैल्यू ओवरराइड हुई है। जी ठीक है।